एपिसोड 34 का शुरुआत वहीं से नहीं होता जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड का शुरुआत आसमान को दिखाते हुए शुरू होता है, जहाँ पर धूप बादलों को चीरते हुए जमीन पर गिरने के लिए तैयार रहता है। वहीं पर कोई कहता है, हो, हम इस आधे घंटे के लिए यहाँ पर कुछ देर के लिए आराम कर सकते हैं। इस समय में कोई भी गोस्ट स्पिरिट यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि आर्टिफिशियली सारे के सारे फॉग को हटा दिया जा रहा है और धूप आके जमीन पे गिरेगा। इस समय गोस्ट स्पिरिट यहाँ पे नहीं आ पाएगा। और ये सब बातें वही बूढ़ा लिन फैन को कह रहा रहता है। दोनों के दोनों लीव सिटी के एक बेस के अंदर बैठा हुआ रहता है। वहीं पर कोई आते हुए कहता है, एल्डर फे, उन सारे के सारे गोस्ट मास्टर का कैलकुलेशन हो चुका है जो कि पिछले लड़ाई में मारा जा चुका है। और वो कुछ देर के लिए रुक जाता है। ये सुनकर एल्डर फे कहता है, कितने लोग मारे गए, जल्दी बताओ। ये सुनकर वो बंदा कहता है, वहाँ पर टोटल 13 टीम मारे गए, उनमें से 5 ए रैंक के घोस्ट मास्टर भी थे। और वो बुढ़ा लिन फैन का शुक्रिया करते हुए कहता है, लिन फैन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम हमें यहाँ पे हेल्प नहीं करने जाते तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता, पता नहीं हमारे कितने और लोग मारे जाते और हमारा हालत अब कैसा होता। ये सुनकर लिन फैन थोड़ा पोलाइट बनते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा तो ये फर्ज बनता है, मैं क्योंकि एक घोस्ट मास्टर हूँ, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं लोगों का जान बचाऊं। और इसके बाद वो बुढ़ा आगे कहता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंडियन ने तो 2 टीम भेजा था, लेकिन तुम अकेले क्यों आए हो। ये सुनकर लिन फैन कहता है, मैं एसोसिएशन का एक स्पेशल मेंबर हूँ, इसीलिए यूनियन का ऑफिशियल मेंबर अलग से आ रहा है और अभी तक यहाँ पर नहीं आ पाया, मैं अकेले यहाँ पर आ गया। वहीं पर उन दोनों की बात सुनकर एक घोस्ट मास्टर लिन फैन की ओर देखते हुए मनीमान सोचता है, क्या यहाँ पर कोई ऑफिशियल टीम नहीं आया। तभी वो लिन फैन को ध्यान से देखता है तो उसे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस होता है। और मनीमान सोचता है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं पर बुढ़ा मुस्कुराते हुए आगे कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैं तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। ओ हाँ, याद आया, मैंने तो तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। ये सुनकर लिन फैन कहता है, ओ मेरा नाम लिन फैन है। वहीं पर वो दोनों घोस्ट मास्टर भी लिन फैन के पास पहुंच जाता है और पीछे से एक घोस्ट मास्टर कहता है, लिन फैन, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, मैंने कभी भी उम्मीद नहीं किया था कि मैं तुमसे इस टाइम पे यहाँ पे मिलूंगा। दूसरा घोस्ट मास्टर एक्साइटेड होते हुए कहता है, हाँ, मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। जब लिव सिटी उस वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट की वजह से लॉकडाउन था, तभी तुमने उस वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट को हराया था और साथ ही लिव सिटी को लॉकडाउन से भी आजाद किया था और तुम्हारे पास तो फिजिक्स बॉडी भी है। वहीं पर बुढ़ाओ लिन फैन की बहादुरी की बात सुनकर वो बुढ़ा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो और साथ ही एक जीनियस हो। तुमने जब भी सुना कि तुम्हारे होम टाउन ली सिटी में खतरा आ चुका है, यहाँ पर बहुत सारे गोल्ड स्पिरिट ने हमला कर दिया, तुम जल्दी से यहाँ पर इसे बचाने के लिए आ गए। तुम तो बहुत ज्यादा जीनियस हो और साथ ही तुम बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। लिन फैन, ब्रदर लिन, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाए। और इसके बाद आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उन सभी का खाना हो जाता है। तभी उस बुढ़ा को कोई बुलाते हुए कहता है, एल्डर फे, जल्दी आइए, भूतों का अगला ग्रुप आ रहा है। और इसके बाद एल्डर फे और लिन फैन उस दीवार के ऊपर पहुंच जाता है जहाँ से उस बंदे ने एल्डर फे को बुलाया था। वो बंदा एल्डर फे को एक दूरबीन या फिर इसे पेरिस्कोप कहते हैं, मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं। ये वो एल्डर फे को उसे देते हुए कहता है कि एल्डर फे, सामने की तरफ देखिए, सामने से भूतों की बहुत बड़ा सेना आ रहा है। ये सुनकर एल्डर फे भी उस दूरबीन को लेकर अपनी आंख में लगाते हुए सामने की तरफ देखता है तो सामने सच में एक बहुत बड़ा सेना रहता है, जहाँ पर बहुत सारे गोस्ट स्पिरिट रहता है। फिर वो बंदा अपने गोस्ट आइडेंटिटी टोकन को दिखाते हुए कहता है कि एल्डर फे, यहाँ पर बहुत सारे गोस्ट स्पिरिट डिटेक्ट हो रहे हैं, जिनमें से कुछ एस रैंक के गोस्ट स्पिरिट भी है। इसे देखकर एल्डर फे की हालत खराब हो जाती है और वो देखता है कि वहाँ पर 2-2 एस रैंक की गोस्ट स्पिरिट रहता है। इसे देखकर एल्डर फे और भी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। और एल्डर फे सोचता है, नहीं, ये सब कैसे हो सकता है, अभी तक तो मेरी चोट भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ, मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं रह सकता और हमारे पास कुछ ज्यादा लोग भी नहीं है और पहले से ही बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं और कुछ घायल हो चुके हैं। अगर हम उनसे लड़ेंगे तो हम बिल्कुल भी नहीं जीत पाएंगे। अगर हमें उनसे लड़ना भी है तो भी हमें साउथ साइड के बाकी सारे घोस्ट मास्टर को यहाँ पर लड़ने के लिए बुलाना पड़ेगा। तभी एल्डर फे और लिन फैन की ओर एक और घोस्ट मास्टर भागते हुए आता है और भाग कर आने के कारण उसकी सांसें फूलने लग जाता है और वो हाँफते हुए कहता है, एल्डर फे, एक बुरी खबर है, साउथ साइड से एक मैसेज आया है, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा गोस्ट है ओपन हुआ है, वहाँ पर बहुत सारे गोस्ट स्पिरिट आ चुके हैं, वो सारे के सारे गोस्ट स्पिरिट इविल गोस्ट स्पिरिट है। और बात सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पर उन इविल गोस्ट स्पिरिट ने 2 बेस को पहले से ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुका है। यहाँ पर एल्डर फे की पहले से हालत खराब होता है और वो उस बंदे की खबर को सुनकर उसकी हालत और भी खराब हो जाता है और वो खुद से कहता है, क्या साउथ साइड में पहले से ही कोई और गोस्ट हॉर्स अपेयर हो चुका है। और मनीमन सोचता है, अब तो हम जरूर ही हारेंगे। ये सोचते हुए वो लिन फैन के कंधे में हाथ रखते हुए उसे समझाते हुए कहता है, ब्रदर लिन, तुम्हें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है, तुम जल्दी से अपने हॉर्स को निकालो और उसके ऊपर बैठ के ऐसे भाग जाओ। तुम जैसे दिनेश को यहाँ पर नहीं मरना चाहिए, भले ही लिव सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, तुम ये सब हम पर छोड़ दो, हम तो पहले से ही अपनी पूरी जिंदगी जी चुके हैं और हम अभी बुरे भी हो चुके हैं, हम उनसे लड़ेंगे और उनके सामने खुद को सेक्रीफाइस करेंगे या फिर उन्हें मार के मरेंगे, तुम बस ऐसे चल जाओ। और अगर हमें से कोई जिंदा नहीं बच पाया या फिर लिव सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, तुम फ्यूचर में जाकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना, स्ट्रॉन्ग बन के इन सारे गोस्ट स्पिरिट से बदला लेना। एल्डर फे की बात सुनकर लिन फैन सामने की तरफ देखते हुए एल्डर फे से कहता है, पहले मुझे देख लेने दीजिए कि कौन कौन से गोस्ट स्पिरिट है। और वो सामने की तरफ देखता है तो सामने एक ब्लैक रिपर एस रैंक की इविल गोस्ट स्पिरिट रहता है और दूसरा एक व्हाइट रिपर एस रैंक की इविल गोस्ट स्पिरिट रहता है। इसे देखकर
सुनकर लिनफैन मनी मन सोचता है यहाँ पर 2 एस रैंक की गोस्ट स्पिरिट है और ए रैंक की 8 गोस्ट स्पिरिट है और 100 बी रैंक की गोस्ट स्पिरिट है। और ये सब देखकर लिनफैन के चेहरे में एक स्माइल आता है और वो मनी मन सोचता है यहाँ पर तो मुझे गोस्ट स्पिरिट नहीं बल्कि मुझे यहाँ पर एक्सपीरियंस पॉइंट दिख रहा है। और लिनफैन एल्डर फेई की तरफ मुड़ते हुए एल्डर फेई से पूछता है एल्डर फेई क्या आप एक एस रैंक की गोस्ट स्पिरिट को रोक पाएंगे? क्या कोई आपको प्रॉब्लम होगी? ये सुनकर एल्डर फेई कहता है नहीं, हम उसे रोक पाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनकर लिनफैन दीवार से नीचे की तरफ उतरने की पोजीशन में कहता है तो ठीक है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। और ये कहते ही वो दीवार से नीचे की ओर कूद जाता है और कूदते साथ ही लिनफैन के पूरी बॉडी में वो कवच आ जाता है और वहाँ पर घोस्ट हॉर्स भी आ जाता है। और ऊपर से एल्डर फेई कहता है कि लिनफैन तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम नीचे क्यों जा रहे हो? ये सुनकर लिनफैन कहता है नहीं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कंफर्म हूँ, मैं वहाँ पर जीतूंगा ही। वहीं पर उस बेस का अंदर का सीन दिखा जाता है जहाँ पर बहुत सारे घोस्ट मास्टर अपने तोपों के साथ रेडी होता है उन पर हमला करने के लिए। वहीं पर लिनफैन, टोंगटोंग और जवानवा एक साथ ही उन घोस्ट स्पीड की ओर बढ़ा रहता है और सामने 2 घोस्ट रेडे ओपन ही पड़ी रहती है और वहाँ पर 100 से भी ज्यादा घोस्ट स्पीड रहता है जो कि सारे के सारे इविल घोस्ट स्पीड रहता है। और वहीं पर लिनफैन पीछे मुड़ के एल्डर फेई से थोड़ा जोर से कहता है ताकि वो दूर से भी सुन सके और वो कहता है एल्डर फेई आप लोगों के लिए मैं कुछ देर के लिए उस व्हाइट एस रैंक की घोस्ट स्पीड को छोड़ रहा हूँ, आप लोगों से कुछ देर के लिए संभालिए। ये सुनकर एल्डर फेई कहता है हाँ, तुम्हें देखकर तुम बहुत कॉन्फिडेंस रख रहे हो, इसलिए हम उसे संभालेंगे और साथ ही तुम्हारी मदद भी करेंगे पीछे से। और सभी के सभी अपने अपने तोपों में मिसाइल लोड करना शुरू कर देता है। वहीं पर मिसाइल लोड करते ही वो सभी लोग सामने की तरफ फायर कर देता है और वो मिसाइल जाके सीधा उन घोस्ट टेरिटरी में जाके गिरता है। वहीं पर लिनफैन, टोंगटोंग और जवानवा एक साथ ही उन घोस्ट टेरिटरी को तेजी से बढ़ा रहता है। तो क्या लिनफैन उन दोनों एस रैंक की इविल घोस्ट स्पीड को हरा पाएगा और हराकर लीव सिटी को बचा पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड होता है। जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, पिछले एपिसोड के अंत में हम लोगों ने देखा था कि लिनफैन एल्डर फेई को उस व्हाइट रिपर घोस्ट स्पीड को कुछ देर के लिए रोकने के लिए कहकर वो उस ब्लैक रिपर घोस्ट स्पीड की ओर उससे निपटने के लिए चल जाता है। वहीं पर एल्डर फेई लिनफैन की ऑर्डर पाते ही अपने घोस्ट टेरिटरी को ओपन करते हुए उस व्हाइट रिपर घोस्ट स्पीड के साथ लड़ने के लिए चल जाता है और दोनों की घोस्ट टेरिटरी आपस में टक्कर जाता है। लेकिन उस व्हाइट रिपर एस रैंक की घोस्ट स्पीड का घोस्ट टेरिटरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए एल्डर फेई उसके सामने थोड़ा कमजोर पड़ना शुरू कर देता है। तभी और भी घोस्ट मास्टर आके उनका मदद करना शुरू कर देता है। वहीं पर दूसरी तरफ लिनफैन उस ब्लैक रिपर घोस्ट स्पीड के घोस्ट टेरिटरी को और तेजी से बढ़ा रहता है जो कि पीछे से कुछ घोस्ट मास्टर भी दिखा रहता है। एक घोस्ट मास्टर उसे देखते हुए कहता है लिनफैन उसकी ओर इतनी तेजी से बढ़ रहा है लेकिन वो अपने घोस्ट टेरिटरी को क्यों नहीं ओपन कर रहा? ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है क्या वो अपना घोस्ट टेरिटरी को ओपन नहीं कर रहा? अगर वो अपना घोस्ट टेरिटरी को ओपन नहीं करेगा तो वो एस रैंक की घोस्ट स्पीड से निकलेगा और उसकी घोस्ट टेरिटरी के अंदर वो फंस जाएगा। वहीं पर दूसरी तरफ लिनफैन, टोंगटोंग और जवानवा एक साथ ही बहुत सारे घोस्ट स्पीड को मारते हुए बड़ी ही आसानी से उस एस रैंक की घोस्ट स्पीड के घोस्ट टेरिटरी के अंदर एंटर कर जाता है। घोस्ट टेरिटरी के अंदर एंटर करते ही लिनफैन सामने की ओर देखता है तो उसके सामने 8 ए रैंक की इविल घोस्ट स्पीड और साथ ही एक एस रैंक की घोस्ट स्पीड रहता है जो कि वही ब्लैक रिपर इविल घोस्ट स्पीड रहता है। उसे देखकर लिनफैन मनी मन सोचता है मैंने जैसा उम्मीद किया था, इस एस रैंक की इविल घोस्ट स्पीड के घोस्ट टेरिटरी के अंदर 8 ए रैंक की घोस्ट स्पीड है और ये सब अपने अपने घोस्ट टेरिटरी को ओपन भी नहीं कर सकता। और ये आठों के आठों ए रैंक की इविल घोस्ट स्पीड उस एस रैंक की इविल घोस्ट स्पीड का ऑर्डर का इंतजार कर रहा है। वो जब भी ऑर्डर देगा तभी वो जाके मुझ पर हमला करेगा। ये सब सोच के लिनफैन के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाता है और वो आगे सोचता है अगर ये सभी के सभी अपने घोस्ट टेरिटरी को ओपन नहीं कर सकता तो मैं इन्हें बड़े ही आसानी से मार पाऊंगा और इन्हें मारने में कुछ ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। और लिनफैन जवानवा को ऑर्डर देता है जवानवा जल्दी करो अपने घोस्ट टेरिटरी को ओपन करो और साथ ही इन सारे के सारे ए रैंक की इविल घोस्ट स्पीड को अपने घोस्ट टेरिटरी के अंदर ले जाओ। और ये सुनते ही जवानवा अपने घोस्ट वायर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे ए रैंक की घोस्ट स्पीड को पकड़ लेता है और साथ ही उन सभी को अपने घोस्ट टेरिटरी के अंदर खींच लेता है। जो देखकर वो दोनों घोस्ट मास्टर भी हैरान होता है जो कि लिनफैन के ऊपर नजर रख रहता है। उनमें से एक बंदा कहता है लिनफैन की घोस्ट स्पीड ने तो उस एस रैंक की घोस्ट स्पीड के घोस्ट टेरिटरी के अंदर ही अपने घोस्ट टेरिटरी को ओपन कर लिया है। दूसरा बंदा कहता है हाँ ये तो ठीक है, उन आठों के आठों ए रैंक की घोस्ट स्पीड को जवानवा ने जब अपने घोस्ट टेरिटरी के अंदर एंटर करवा लिया तभी वो एस रैंक का घोस्ट स्पीड का घोस्ट टेरिटरी का पावर भी थोड़ा कम हो चुका है। वहीं पर दूसरी तरफ वो सारे के सारे ए रैंक की इविल घोस्ट स्पीड जवानवा के घोस्ट टेरिटरी के अंदर आते ही अपने अपने घोस्ट टेरिटरी को ओपन करने का कोशिश करता है जो देखकर लिनफैन को हंसी आता है और वो मनी मन सोचता है ये सब क्या करने की कोशिश कर रहा है? ये जवानवा की घोस्ट टेरिटरी के अंदर अपने घोस्ट टेरिटरी को ओपन करने की कोशिश कर रहा है। ये तो जवानवा का स्पेशल एबिलिटी है, उसके घोस्ट टेरिटरी के अंदर कोई और घोस्ट स्पीड अपने घोस्ट टेरिटरी को ओपन नहीं कर सकता। और लिनफैन टोंगटोंग को ऑर्डर देता है टोंगटोंग जल्दी से इन सारे के सारे ए रैंक की इविल घोस्ट स्पीड को मार दो। लिनफैन से ऑर्डर मिलते ही टोंगटोंग एक भी पल नहीं गवाते हुए उन सभी के सभी ए रैंक की घोस्ट स्पीड के ऊपर हमला कर देता है और साथ ही उन सारे के सारे घोस्ट स्पीड को मार देता है। और तभी लिनफैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है होस्ट आपके घोस्ट स्पीड ने 8 ए रैंक की इविल घोस्ट स्पीड को मारा है, इसके बदले में आपके घोस्ट स्पीड को 12,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। वहीं पर जवानवा के घोस्ट टेरिटरी के पास कुछ और घोस्ट मास्टर रहता है जो कि ये सारे कार्ड देख लेता है। उनमें से एक बंदा अपने साथी से कहता है अरे यार ये सब क्या हुआ, उसने तो देखते ही देखते पल भर में 8 ए रैंक की इविल घोस्ट स्पीड को मार दिया। यही रहता है एक फिजिक्स बॉडी वाले घोस्ट मास्टर का दबदबा।
दूसरा बंदा कहता है हाँ ये कितना कूल था यार। वहीं पर लिन फैन भी खुश होता है और टोंग को शाबाशी देते हुए कहता है कि टोंग बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और इसी बीच वो एस रैंक की इविल गुड स्पीड ब्लैक रिपर लिन फैन के पीछे आता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। और जब तक लिन फैन को ये महसूस होता है उसके ऊपर वो अटैक लग जाता है और बूम, एक जबरदस्त धमाका होता है जो देखकर टोंग और जवान भी परेशान हो जाता है। तो क्या लिन फैन उस एस रैंक की इविल गुड स्पीड के बाहर से बच पाएगा या फिर नहीं, जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड। तो एपिसोड 36 का शुरुआत वही से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के अंत में हम लोगों ने देखा था कि लिन फैन के ऊपर उस ब्लैक रिपर गोस्ट स्पिरिट ने हमला कर दिया था। हमला करने की वजह से वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है जो देखकर जवानवा और टोंग की सांसें अटक जाती है। वहाँ पर धक धक वाली माहौल बन जाता है। वही दूसरी तरफ लिन फैन को कुछ भी नहीं हुआ रहता। वो अपनी कब्ज की ओर देखते हुए सोचता है थैंक गॉड कि मेरे पास एक कब्ज था, नहीं तो मैं आज यहाँ पर मर जाता। इस कब्ज का एक खासियत है कि ये किसी का भी फिजिकल अटैक को बड़े ही आसानी से रोक सकता है। और लिन फैन उस ब्लैक रिपर गोस्ट स्पिरिट की तरफ देखकर मन ही मन सोचता है ये तो थोड़ा स्मार्ट भी है और साथ ही मैजिक स्पेल भी यूज कर सकता है, लेकिन मैं इसे कोई भी मैजिक इस्तेमाल करने का कोई चांस ही नहीं दे सकता। और एक कहकर लिन फैन और टोंग एक साथ ही उस गोस्ट स्पिरिट की तरफ बढ़ने लग जाता है। पर तभी उस ब्लैक रिपर गोस्ट स्पिरिट के चारों ओर इल्यूजन फॉर्म फैलना शुरू हो जाता है और उस ब्लैक रिपर का दिमाग काम करना बंद कर देता है। तभी जवान हुआ अपने फ्लैश स्किल का यूज करते हुए उस गोस्ट स्पिरिट के पीछे पहुंच जाता है और साथ ही एक जबरदस्त फ्लैश लगाता है और उसके आर पार हो जाता है और दिखा जाता है कि जवान हुआ के हाथ में लिन फैन का तलवार रहता है। और जो देखकर लिन फैन मन ही मन सोचता है इसका फ्लैश स्किल तो बहुत ही यूजफुल है, इसने तो इंस्टेंटली मेरा तलवार अपने हाथ में ले लिया। और इसी के साथ वो ब्लैक रिपर गोस्ट स्पिरिट पूरी तरह से मारना शुरू कर देता है और लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है होस्ट आपने बैटल जीत लिया है। आपके गोस्ट स्पिरिट ने एक ए रैंक की इविल गोस्ट स्पिरिट को मारा है। इसके बदले में आपको 3800 एक्सपीरियंस पॉइंट, 2 कंपेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट और एक आइटम भी मिलता है जो कि है ग्रैब सोल हुक। और साथ ही आपको गोस्ट आइडेंटिटी फ्रेगमेंट मिलता है जो कि 2 है। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट रिपर गोस्ट स्पिरिट का गोस्ट आइडेंटिटी का अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर एल्डर फे व्हाइट रिपर गोस्ट स्पिरिट के साथ ही उसके और भी ज्यादा गोस्ट स्पिरिट के साथ लड़ा रहता है। वहीं पर लिन फैन का मैसेज आता है एल्डर फे वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या आप उनसे लड़ पा रहे हैं, क्या वहाँ पर सब कुछ ठीक है। ये सुनकर एल्डर फे कहता है नहीं यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, हम इनके सामने ज्यादा देर तक और टिक नहीं पाएंगे, हम कुछ देर में ही हार जाएंगे। ये सुनकर लिन फैन उनकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए कहता है आप सब कुछ सेकंड रुकिए, आप थोड़ी देर के रुकिए, मैं जल्दी आ रहा हूँ। और इसके बाद लिन फैन उस गोस्ट टेरिटरी के अंदर क्रैक लाते हुए उसके अंदर पहुंच जाता है, लेकिन वो गोस्ट टेरिटरी इस बार डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो देखकर लिन फैन भी थोड़ा हैरान होता है और वो सोचता है ये तो इस बार डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, लेकिन कोई ना, मेरे अंदर आने की वजह से ये गोस्ट टेरिटरी थोड़ा तो कमजोर हो गया। इसके बाद लिन फैन टोंग और जवान हुआ जल्दी ही एल्डर फे के पास पहुंच जाता है। एल्डर फे उन्हें देखकर जल्दी से कहता है तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है। इस गोस्ट स्पिरिट ने पहले से ही मेरा गोस्ट टेरिटरी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और एस रैंक का गोस्ट स्पिरिट बाकी सारे एस रैंक के गोस्ट स्पिरिट से बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम्हें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, हमारे जीतने का संभावना बिल्कुल भी नहीं है, हम जरूर ही हार जाएंगे। दूसरा कोई गोस्ट मास्टर कहता है हाँ एल्डर फे ठीक कह रहे हैं, तुमको यहाँ से भाग जाना चाहिए, यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है, हम तुम्हें पीछे से कवर देंगे, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। वहीं पर लिन फैन भी एल्डर फे और उस गोस्ट मास्टर की बात सुनकर सोचने पड़ जाता है और टोंग की स्टेटस बार को ओपन कर लेता है जहाँ पर वो देखता है कि टोंग को अपग्रेड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 300 एक्सपीरियंस पॉइंट लगेगा। जो देखकर लिन फैन थोड़ा खुश हो जाता है और वो टोंग को जल्दी से कहता है टोंग किस बात का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से जाओ और एक इविल गोस्ट स्पिरिट को मार दो। ये कहते ही टोंग भी जल्दी से जाकर एक और इविल गोस्ट स्पिरिट को मार देता है। और इसी के साथ लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है होस्ट आपके गोस्ट स्पिरिट ने एक इविल गोस्ट स्पिरिट को मारा है, इसके बदले में आपके गोस्ट स्पिरिट को 500 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। अब आप अपने गोस्ट स्पिरिट टोंग को अपग्रेड कर सकते हैं, क्या आप उसे अपग्रेड करना चाहेंगे। ये सुनकर लिन फैन हाँ कह देता है और इसी के साथ सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है अपग्रेड पूरा हुआ, आपका गोस्ट स्पिरिट टोंग लेवल अप होकर एस रैंक तक पहुंच चुका है, इसके बदले में आपको 20 फेवरेबिलिटी पॉइंट और आपका स्ट्रेंथ 5 टाइम बढ़ चुका है। वहीं पर एस रैंक का व्हाइट रिपर गोस्ट स्पिरिट जो कि इविल गोस्ट स्पिरिट है किसी एक गोस्ट मास्टर का गोस्ट स्पिरिट को मारा रहता है, लेकिन वो अचानक से रुक जाता है, उसे पीछे से बहुत खतरनाक एनर्जी महसूस होता है और वो पीछे की तरफ मुड़कर देखता है तो पीछे टोंग लेवल अप हो रहा रहता है। जो देखकर बाकी सब कहता है ये व्हाइट रिपर गोस्ट स्पिरिट रुक क्यों गया, कहीं से टोंग का एनर्जी महसूस तो नहीं हो गया। और तभी टोंग का लेवल अप हो जाता है और उसकी स्टेटस बार को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका नाम हमेशा की तरह ही टोंग रहता है, उसका लेवल बढ़कर एस रैंक तक पहुंच चुका रहता है, पोटेंशियल अननोन रहता है, एक्सपीरियंस पॉइंट रहता है 2000 आउट ऑफ 8000, एबिलिटी रहता है टीआर गोस्ट आय, गोस्ट स्पेल रहता है इविल मोड, म्यूटेशन मोड लेवल 2 का रहता है, टैलेंट रहता है डिवॉर्म और उसके पास एक ऐसा स्किल रहता है जिससे उसका हर सेकंड एक हेल्थ बढ़ेगा। और उसके पास एक मीडियम लेवल की गोस्ट एबिलिटी रहता है और उसकी कॉन्फिडेंस फेवरेबिलिटी पॉइंट 280 रहता है। और इसके बाद लिन फैन जल्दी से जवान को अपने गोस्ट एबिलिटी को ओपन करके उस व्हाइट रिपर गोस्ट स्पिरिट के गोस्ट एबिलिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहता है। और ये कहते ही जवान जल्दी से अपने गोस्ट एबिलिटी को ओपन कर लेता है और साथ ही उस व्हाइट रिपर गोस्ट स्पिरिट के गोस्ट एबिलिटी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जहाँ पर जवान का गोस्ट एबिलिटी उस व्हाइट रिपर गोस्ट स्पिरिट के गोस्ट एबिलिटी से 3 गुना बड़ा होता है, जो कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है और व्हाइट रिपर गोस्ट स्पिरिट के गोस्ट एबिलिटी के ऊपर क्रैक करना शुरू हो जाता है और वहीं पर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसके बाद लिन फैन एल्डर फे के पास आते हुए कहता है एल्डर फे अब क्या ख्याल है, हमारे पास तो अभी दो एस रैंक की गोस्ट स्पिरिट है, अब क्या हम जीत पाएंगे। ये सुनकर एल्डर फे तो बहुत ज्यादा हैरान होता है, उसको तो अपनी आंखों में विश्वास ही नहीं होता और एल्डर फे खुद से कहता है क्या एक एस रैंक का गोस्ट स्पिरिट, इसने तो पल भर में ही अपने गोस्ट स्पिरिट को एस रैंक तक पहुंचा दिया, क्या ये इतना आसान है। और उसी समय लिन फैन टोंग को माइंड टू माइंड कहता है टोंग जल्दी करो, उस व्हाइट रिपर गोस्ट स्पिरिट के ऊपर हमला करो और उसे खत्म कर दो। और
और ऑर्डर मिलते ही टोंग टोंग अपने एनर्जी से बना हुआ बॉडी के साथ उस व्हाइट रिपर घोस्ट स्पीड के ऊपर हमला कर देता है। और व्हाइट रिपर घोस्ट स्पीड थोड़ा पीछे हट के अपने बाकी सारे घोस्ट स्पीड को आगे टोंग टोंग की उस एनर्जी से बना हुआ बॉडी से मुकाबला करने के लिए भेज देता है। और ऑर्डर मिलते ही वो सारे के सारे घोस्ट स्पीड जाकर एक साथ मिल जाता है और एक बड़ा सा मॉन्स्टर बन जाता है जो कि एक पेपर में रहता है, जो कि पूरा का पूरा पेपर से बना हुआ रहता है। और वहाँ पर जाते ही टोंग टोंग का स्पिरिचुअल बॉडी जो कि तलवार पकड़ा हुआ रहता है उस हाथ को पकड़ लेता है और साथ ही टोंग टोंग के चेहरे पे एक जबरदस्त पंच मारता है। वहीं पर एल्डर फे भी टोंग टोंग को ऐसे मार खाते हुए देखकर अपने पास खड़े हुए सारे के सारे घोस्ट मास्टर को ऑर्डर देते हुए कहता है कि तुम लोग जल्दी से जाओ, जाके टोंग टोंग की मदद करो और उसके साथ कोऑपरेट करो। वहीं पर दूसरी तरफ लिन फैन भी अपने पास से बहुत सारे घोस्ट स्पिरिट निकालकर उसके ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है। आप लोगों को याद होगा कि हेयरलैंड जनरल के पास भी बहुत सारे घोस्ट स्पिरिट थे, ये ऐसे ही निकलते थे और वो सारे के सारे घोस्ट स्पिरिट जाकर उस पेपर से बना हुआ घोस्ट स्पिरिट को पूरी तरह से जकड़ देता है और उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। और लिन फैन तभी कहता है टोंग टोंग अब तुम्हारी बारी, जल्दी करो, इसे पूरी तरह से खत्म कर दो। और ये सुनते ही टोंग टोंग अपने तलवार के साथ उस पेपर से बना हुआ घोस्ट स्पिरिट के ऊपर हमला कर देता है और उस पेपर से बना हुआ घोस्ट स्पिरिट को बीच से काट देता है और वो पूरी तरह से मर जाता है। वहीं पर उस पेपर मॉन्स्टर के पीछे ही व्हाइट रिपर घोस्ट स्पिरिट रहता है जो कि टोंग टोंग ने व्हाइट रिपर घोस्ट स्पिरिट को अपने तलवार के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसकी तलवार वहीं पर नहीं रुकता और जाके व्हाइट रिपर घोस्ट स्पिरिट के ऊपर भी हमला कर देता है और व्हाइट रिपर घोस्ट स्पिरिट अपना एक शील्ड बनाते हुए टोंग टोंग के हमले को रेजिस्ट करना शुरू कर देता है, पर वो ज्यादा देर तक रेजिस्ट नहीं कर पाता और टोंग टोंग अपने पूरी ताकत लगा देता है और वो व्हाइट रिपर घोस्ट स्पिरिट को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और व्हाइट रिपर घोस्ट स्पिरिट यहीं पे मर जाता है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि व्हाइट रिपर घोस्ट स्पिरिट इतनी आसानी से मर गया? नहीं, वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। अगले चैप्टर में आप लोगों को पता चलेगा कि व्हाइट रिपर घोस्ट स्पिरिट जिंदा है या फिर मर गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो एपिसोड 37 का शुरुआत वही से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि टोंग टोंग ने उस व्हाइट रिपर घोस्ट स्पिरिट को मार के पूरी तरह से खत्म कर दिया था, लेकिन लिन फैन के सिस्टम से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता और लिन फैन मन सोचता है अरे यार टोंग टोंग ने तो उस व्हाइट रिपर घोस्ट स्पिरिट को मार के पूरी तरह से खत्म कर दिया, लेकिन मेरे सिस्टम से नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा। तभी वो एल्डर फे कहता है ब्रदर लिन जरा यहाँ पर देखिए, वो घोस्ट स्पिरिट भागने की कोशिश कर रहा है, व्हाइट रिपर घोस्ट स्पिरिट यहाँ से 500 मीटर दूर है। एल्डर फे की बात सुनकर लिन फैन भी अपना एक स्किल का यूज करता है जिससे वो बहुत दूर का चीज भी देख सकता है और वो सामने की तरफ देखता है तो सामने सच में व्हाइट रिपर घोस्ट स्पिरिट भागा रहता है और उसे देखकर लिन फैन मन सोचता है अरे यार लगता है कि टोंग टोंग ने जिसे मारा वो उस घोस्ट स्पिरिट का सिर्फ एक क्लोन था। और इसके बाद लिन फैन टोंग टोंग से कहता है टोंग टोंग तुम्हें उसकी पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम शहर की सुरक्षा करने में ध्यान देते हैं। और लिन फैन मन सोचता है मुझे पहले इन सभी चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं उसका पीछा करूंगा, नहीं तो मैं उसका पीछा नहीं कर सकता। ऐसे ही मैं कहीं पर चला जाऊंगा तो बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। वहीं पर दूसरी तरफ एक ऐसे रंग की घोस्ट स्पिरिट को भागते हुए देखकर एक घोस्ट मास्टर बहुत हैरान होता है और वो एल्डर फे से कहता है एल्डर फे एक ऐसे रंग का एविल स्पिरिट ऐसे ही भाग जा रहा है, मैं ये पहली बार देख रहा हूँ कि कोई ऐसे रंग का घोस्ट स्पिरिट लड़ाई से भाग रहा है। एल्डर फे कहता है हाँ हम लगे थे कि हमारे साथ लिव सिटी के लिन फैन थे, अगर वो हमारे साथ नहीं रहते तो हम अपने शहर को नहीं बचा पाते। फाइनली हमने अपने शहर को बचा लिया। और वो मन ही मन सोचता है ये लड़का तो बहुत ज्यादा योग्य है, लेकिन इसने पहले से ही मुझे हरा दिया है। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। और इसके बाद एल्डर फे लिन फैन के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर लिन फैन भी अपने घोड़े से नीचे उतरता है और एल्डर फे लिन फैन की तारीफ करते हुए कहता है कि लिन फैन तुम तो बहुत ज्यादा जीनियस हो, तुमने एक साथ ही दो ऐसे रंग की घोस्ट स्पिरिट को अपना खुद का घोस्ट स्पिरिट बना लिया, ये तो अनएक्सपेक्टेड है। मैंने अपने इस लाइफ में तुम जैसा एक जीनियस को देख पाया, यही मेरे लिए काफी है। ये सुनकर लिन फैन कहता है अरे नहीं नहीं, आप तो मुझसे भी ज्यादा जीनियस हो, आप तो यहाँ पर कितने सालों से इस बॉर्डर की गार्ड कर रहे हो, आप अपनी पूरी जिंदगी को इस शहर को इस देश को बचाने में ही लगा दिया हो, आप ही तो सबसे महान हो। और तभी अचानक से एल्डर फे के घोस्ट आइडेंटिटी टोकन में एक नोटिफिकेशन आता है जो कि एक वॉइस मैसेज रहता है जहाँ पर कोई कहता है एल्डर फे लिव सिटी बहुत खतरे में है, यहाँ पर भूतों ने हमला कर दिया है, आपको जल्दी से यहाँ पर मदद करने के लिए आना चाहिए। यहाँ पर डिफेंस लाइन को भूतों ने तोड़ दिया है और यहाँ पर पूरे शहर में भूत घुसा है और लोगों पर हमला कर रहा है। इस वॉइस मैसेज को सुनते ही सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होता है और वही पर लिन फैन मन ही मन सोचता है क्या लिव सिटी के सबसे ज्यादा कमजोर हिस्से पे हमला किया गया, क्या ये कोई सोचे समझे प्लान है या फिर कोई कोइंसिडेंस है। और तभी उन सभी को समझ में आता है कि ये सब क्या चल रहा है और उनको समझ में आता है कि सभी लोग मिलकर पूरे के पूरे लिव सिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। वहीं पर एक बंदा कहता है तो फिर एल्डर फे अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें लिव सिटी में जाके उनकी मदद करना चाहिए। दूसरा कोई घोस्ट मास्टर कहता है एल्डर फे लिव सिटी में मेरी वाइफ और मेरी बच्ची दोनों ही है कि हमें वहाँ पर बचाने जाना चाहिए। ये सुनकर एल्डर फे अपने सर पे हाथ लेता है और वो बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो खुद से ही कहता है अब हम उनकी हेल्प करने के लिए कैसे जा सकते हैं, अगर हम यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे घोस्ट स्पिरिट आ जाएंगे और लिव सिटी और भी ज्यादा खतरे में पड़ जाएंगी और हालात और भी बुरी हो जाएगी। एल्डर फे को परेशान होते हुए देखकर लिन फैन एल्डर फे से कहता है एल्डर फे मैं जाऊंगा। लिन फैन की बात सुनकर एल्डर फे भी खुश हो जाता है और वो लिन फैन से कहता है तुम तो बहुत ज्यादा बहादुर हो, एक हीरो से यही उम्मीद थी। दूसरा बंदा आकर कहता है उस शहर पे मेरा बीबी और मेरा बच्चा भी है, तुम जाके उनका ध्यान रखना, उन्हें जरूरी बचा के लाना। और ये सुनते ही लिन फैन वहाँ से निकल जाता है और निकलते हुए मन ही मन सोचता है भूतों का जो ग्रुप है वो ऐसे ही कहीं से नहीं आता, वो किसी के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, किसी के द्वारा प्लान किया हुआ है, वो कहीं पर भी नहीं आता।
रहता था उसे कोई कंट्रोल करके उन्हें एक साथ एक जगह पे भेजता है। वहाँ पर जाके ही मुझे पता चलेगा कि ये सब क्या हो रहा है। और इसके बाद लिनफैन लिव सिटी के आउटर वेस्ट साइड के एंट्रेंस से लिव सिटी के अंदर एंटर कर जाता है और एंटर करके और लिव सिटी के कुछ दूर अंदर आके देखता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं रहता और वो मन ही मन सोचता है ये तो नॉर्मल लग रहा है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। और तभी लिनफैन के घोस्ट आइडेंटिटी टोकन में एक नोटिफिकेशन आता है जो कि उसके साथ पास होने वाली जो घोस्ट मास्टर्स थे उन्हीं की तरफ से मैसेज आया होता है, जिनमें से वही लड़की जो कुछ समय पहले ही लिनफैन के लिए शाउटिंग कर रहा था और साथ ही उसका लड़का भी और साथ ही उनका कुछ दोस्त भी रहता है। और वो उस मैसेज में लिखा हुआ रहता है, ब्रदर लिन क्या आप लिव सिटी में हैं? अगर आप लिव सिटी में हैं तो हमें बताने के लिए आ जाइए। हम यहाँ पर एक शॉपिंग मॉल में फंस चुके हैं क्योंकि इस शॉपिंग मॉल के बाहर बहुत सारे इविल घोस्ट स्पिरिट है, हम यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकते, प्लीज आइए और हमें बचा लीजिए। और ये मैसेज मिलते ही लिनफैन अपने दोस्तों को बचाने के लिए जल्दी से निकल जाता है और वो मन ही मन सोचता है लगता है कि लिव सिटी के आउटर एरिया में सच में ही कोई भूतों का ग्रुप घुस चुका है और उन्होंने वहाँ पर हमला कर दिया है। और आगे बढ़ के सामने कुछ दूर जाने के बाद देखता है कि उसके सामने सच में एक घोस्ट लेडी रहता है और उसे देखते हुए मन ही मन सोचता है इसने तो पूरा का पूरा लिव सिटी के आउटर एरिया को पूरी तरह से कवर कर लिया है, लगता है कि ये एसएन का घोस्ट स्पिरिट होगा या फिर उससे भी ताकतवर कोई घोस्ट स्पिरिट होगा। और इसके बाद लिनफैन जाकर उस घोस्ट एरिया के अंदर एंटर कर जाता है। एंटर करते हुए वो मन ही मन सोचता है इसके अंदर तो मैं बड़े ही आसानी से एंटर कर पा रहा हूँ, लेकिन इससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होगा। और वो फिर ध्यान से देखता है तो वो चौंक जाता है और चारों तरफ देखता है तो घोस्ट एरिया के अंदर सब कुछ सेम ही रहता है, सब कुछ लिव सिटी जैसा ही रहता है। और वो आगे सोचता है शायद से यहाँ के लोगों को जब तक पता चला कि वो किसी घोस्ट एरिया के अंदर फंस चुका है तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो लोग यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकते। उसी सेम टाइम में दूसरी तरफ सेंट्रल शॉपिंग मॉल की बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिनफैन के तीनों क्लासमेट छुपा हुआ रहता है और वहाँ पर बैठे बैठे एक दूसरे से बात कर रहा रहता है। वहीं पर लड़की कहती है हमने तो कब का उनको मैसेज भेज दिया था लेकिन अभी तक लिनफैन क्यों नहीं आए? दूसरा कहता है हाँ मैंने तो मैसेज भेज दिया था लेकिन अभी तक पता नहीं क्यों नहीं आए। और वो आगे कहता है लगता है कि और भी जगह पे भी घोस्ट हॉर्स और भी जगह पे भी ये बहुत सारे घोस्ट स्पिरिट निकल के आए हैं, लगता है कि लिनफैन वहाँ पे बिजी होंगे, शायद से वो लिव सिटी में नहीं होंगे। ऐसे उनका दूसरा बंदा अपना सर पकड़ लेता है और वो कहता है हमें यहाँ पर ये मिशन लेकर आना ही नहीं चाहिए था, अगर हम यहाँ पे नहीं आते और हम यहाँ पे फंसते भी नहीं, अगर हम लोग यहाँ पर इन घोस्ट स्पिरिट द्वारा मारे गए तो कोई हमारा लाश भी नहीं ढूंढ पाएगा। और तभी वो तीसरा बंदा उस लड़की से पूछता है जुआंग शुआंग तुम्हारा डैड भी तो एक एरिया का घोस्ट मास्टर है, वो क्यों यहाँ पर तुम्हें बताने के लिए नहीं आया? ये सुनकर जुआंग शुआंग कहती है हाँ मेरा डैड एक एरिया की घोस्ट स्पिरिट है लेकिन वो साउथ साइड में घोस्ट हॉर्स के साथ फाइट कर रहा है, वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा। और तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं किया था? मैंने उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश किया था लेकिन उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। और तभी उनके बेसमेंट के शटर पे कोई नॉक करता है और उसे देखकर थोड़ा चौंक जाता है और वो कहता है क्या ये ब्रदर लिनफैन हो सकता है? और वहीं पर दूसरी तरफ लिनफैन को भी दिखाया जाता है जो भी एक शटर के बाहर नॉक कर रहा रहता है। पर तभी बेसमेंट वाले शटर में कोई जबरदस्त अटैक करता है और उसे तोड़ते हुए अंदर एक घोस्ट स्पिरिट आ जाता है, जिसे देखकर उसे भी और भी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है ये तो कोई इविल घोस्ट स्पिरिट है, जल्दी से भागो वरना ये हमें मार देंगे। और वहीं पर दूसरी तरफ लिनफैन को दिखाया जाता है जो कि उस शटर को खोल देता है और अंदर जाकर देखता है तो एक औरत अपने छोटी सी बच्ची के साथ वहाँ पर चुपकर बैठी हुई रहती है और वो बहुत ज्यादा घबराई हुई रहती है। और लिनफैन उस औरत को थोड़ा ध्यान से देखता है तो उसे कुछ याद आता है और वो चौंक कर कहता है क्या ये तुम हो? तो लिनफैन उस औरत को कैसे जानता है? क्या उस औरत से लिनफैन का कोई बहुत ही पुराना और गहरा रिश्ता है? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड। तो एपिसोड 38 का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि लिनफैन ने एक कमरे की शटर को ओपन किया था और ओपन करते ही वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने एक औरत बैठी हुई रहती है जो कि अपने एक बच्चे के साथ दरी सहमी से हुई वहाँ पर बैठी हुई रहती है। उसके पैर पे भी चोट लगी हुई रहती है जहाँ पर उसने पट्टी की हुई होती है, जिसे देखकर लिनफैन सिर्फ इतना ही कह पाता है ये तो मॉम है। और यहीं पर सीन शिफ्ट होकर उसके फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर 8 साल पहले का बात दिखाया जाता है, जिस समय लिनफैन टोंग टोंग और उसके ग्रैंडपा के साथ रहता था। वो घर वापस आकर कहता है ग्रैंडपा टोंग टोंग में वापस आ गया और वापस आकर वो सामने की ओर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ग्रैंडपा टोंग टोंग के ऊपर एक कुल्हाड़ा किया हुआ रहता है, जो देखकर वो ग्रैंडपा से कहता है अरे बुढ़ाओ बुढ़ापे में सटिया बटिया गया हो क्या? क्या पागल पागल हो गए हो? ये क्या कर रहे हो? ये सुनकर ग्रैंडपा मुस्कुराकर टोंग टोंग की बाल काटते हुए कहता है कि तुम क्या समझ रहे थे? मैं तो बस इसकी बाल काटने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर टोंग टोंग भी कहती है हाँ ग्रैंडपा का बाल काटने का स्किल बहुत ही टॉप नॉच है, वो बहुत ही अच्छे से बाल काट सकता है, अगली बार तुम भी इनसे बाल काट सकते हो अगर तुम एक अच्छे बच्चे हो तो। ये सुनकर लिनफैन कहता है अरे तुम मुझे अच्छे बच्चे कहना बंद करो। और इसके बाद अपना प्रेजेंट का लिनफैन अपने फ्लैशबैक में ही अपने बारे में बताते हुए कहता है मुझे जब अपने घर से निकाल दिया गया तो फिर मैं यहाँ पर आकर ग्रैंडपा हुआ और टोंग टोंग के साथ आकर रहने लगी। भले ही उनके साथ मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं था लेकिन उनके साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा था, मेरे खून के रिश्ते से भी तो बहुत अच्छा था। और ग्रैंडपा यहाँ पर एक मैकेनिक है, वो यहाँ पर चीज़ों को ठीक करता है, चीज़ों को रिपेयर करता है और उसे उनके लिए पार्ट्स भी बनाता है और साथ ही चीज़ों को रिसाइकल भी करता है। और वो टाइम मिलने पर कुछ गरीब लोगों के लिए जिनके पास उनका बॉडी पार्ट्स नहीं है उनके लिए
मैकेनिकल बॉडी पार्ट्स बनाता है। और भले ही वो परिवार के कुछ कामों में, घर के कुछ कामकाजों में अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने हम दोनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा। और यहाँ पर दूसरी तरफ टोंग टोंग भी एक अनाथ ही है, लेकिन वो मुझसे बहुत ज़्यादा खुश रहता है। वो हमेशा से ही एक हंसमुख किस्म की लड़की थी, वो हमेशा ही खुश रहती है। उसे मैंने कभी आज तक सैर होते नहीं देखा। वो बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है। भले ही हम गरीब थे, हमारे पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे, फिर भी हम हर दिन एंजॉय करते थे। हर दिन हमारे लिए पार्टी की तरह रहता था, और हम इन सब में अपने उस पेनफुल पास्ट को लगभग भूल चुके थे। लेकिन उस दिन के बाद और इसके बाद ग्रैंडपा हो के घर के बाहर का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर कोई आकर उसके घर के बाहर आके नॉक नॉक करता है और कहता है, अरे बुढ़ाओ जल्दी से बाहर निकल। और ऐसे सुनकर ग्रैंडपा हो बाहर आता है। बाहर आकर वो उस बंदे को पहचान लेता है और कहता है, मिस्टर जिन, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। ऐसे सुनकर वो बंदा कहता है, अब एक्टिंग करना बंद कर। मैंने तुझे कुछ दिन पहले अपनी कार की सेंसर को बदलने के लिए कहा था, और तूने क्या बदला? तूने उस कार की सेंसर को तो बदल दिया, लेकिन अब अपनी कार की हालत देख। हमारी कार तो अब खतरा बन चुका है, इसकी तो पूरी हालत खराब हो चुका है। शायद से तूने हमें यकीन है कि तूने कोई फेक सेंसर बदल कर दिया था, इसीलिए ही तो कार की हालत हुई है। उस बंदे की बात सुनकर ग्रैंडपा हो हैरान होता है और वो कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा काम कर ही नहीं सकता। और कार की जो सेंसर रहता है वो उसे बस चलने में मदद करता है, और उसकी डायरेक्शन या फिर उसके ब्रेक लगाने में कोई भी मदद नहीं करता। ग्रैंडपा हो की बात सुनकर उस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो ग्रैंडपा हो की कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, क्या तू कह रहा है कि मैं तुझसे झूठ बोल रहा हूँ? क्या तू ये कहना चाहता है कि मैं तुझे फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ? ऐसा सुनकर ग्रैंडपा हो कहता है, हाँ, मुझे तो लग रहा है कि मुझे कोई फंसाने की कोशिश ही कर रहा है। मुझे लगता है कि आप लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग चाहते हैं तो मैं इस कार को चेक करके आपको दिखा सकता हूँ। ये सुनकर वो बंदा ग्रैंडपा को जमीन पे पटकते हुए कहता है, क्या तू हमारी कार को चेक करेगा? क्या पता तू हमारी कार के साथ क्या करेगा? तू कहाँ पर कोई छेड़छाड़ कर देगा। और वो आगे कहता है, मैं एक घोस्ट मास्टर हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तूने कुछ गलत किया है, तो फिर तूने गलत किया है। दूसरा कहता है, हाँ, तुझे हमारी कार के लिए कंपनसेशन देना पड़ेगा, हमारी कार की जो कीमत है वो हमें देना पड़ेगा। उन दोनों घोस्ट मास्टर की बातें सुनकर ग्रैंडपा कहता है, मेरे पास तो इतना पैसा है ही नहीं, मैं इस कार के जितने पैसे को अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और उसी सेम टाइम में टोंग टोंग और लिन फैन को दिखाया जाता है, जो कि कुछ सब्जियां लेकर भागते हुए अपने घर की ओर आ रहता है। वहीं पर टोंग टोंग कहती है, वो ग्रैंडमा तो बहुत अच्छी थी, उसने हमें इतने सारी सब्जियां ऐसे ही फ्री में दे दी। ये सुनकर लिन फैन कहता है, तो फिर चलो चलो हम अपने घर के पीछे से चलते हैं, जाकर हम ग्रैंडपा को इसके लिए सरप्राइज देंगे। ये सब प्लान बनाते हुए लिन फैन और टोंग टोंग एक साथ ही घर की ओर निकल जाता है, और निकलकर घर के पास पहुंच कर देखता है तो ग्रैंडपा जमीन पे पड़ा हुआ रहता है, और उसके सामने से दो बंदे उसे गालियां देते हुए जा रहा रहता है। तो देखकर लिन फैन और टोंग टोंग भागते हुए ग्रैंडपा के पास पहुंच जाता है। वहीं पर टोंग टोंग कहती है, ग्रैंडपा आपको चोट कैसी लगी? और लिन फैन कहता है, ग्रैंडपा क्या उन दोनों ने आपको चोट पहुंचाई है? ये सुनकर ग्रैंडपा कहता है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई चोट नहीं लगी। और इसके बाद ग्रैंडपा हो उन जाते हुए घोस्ट मास्टर की ओर मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है, भले ही तुम घोस्ट मास्टर हो, तो भी तुम क्या हम जैसे आम लोगों को गोली कर सकते हो? तुम हम जैसे आम लोगों के साथ ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो? और तुम मेरे पैसे को लेना चाहते थे ना, पर मैंने अपने पैसे को इतनी सेफ जगह पर छुपाई है कि तुम मेरे पैसे को कभी ढूंढ ही नहीं पाओगे। और वो खुद से भी हंसते हुए कहता है, मैंने अपने पैसे कहाँ पर छुपाया है मुझे ही नहीं पता, क्योंकि मेरे पास कोई पैसे है ही नहीं। और ये कहकर ग्रैंडपा लिन फैन और टोंग टोंग की तरफ देखकर हंसने लग जाता है। वहीं पर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उन दोनों बंदे के साथ एक और बंदा रहता है। वो तीनों के तीनों आपस में ही बात कर रहा था कि उनमें से एक बंदा कहता है, अरे यार तू तो बड़े कमीना है, तू तो उस कार को लेकर ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था, इसीलिए कहीं से ठुक के वो खराब हो गया, और तू उस बुढ़ा पे जाके एग्जाम लगा रहा था। दूसरा कहता है, जो भी हो हमें तो उसको सिर्फ बुली करना है। तीसरा कहता है, वो यहाँ पर बहुत सालों से काम कर रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, जरूर उसके पास बहुत सारा पैसा होगा। और वो ग्रैंडपा के घर के ऊपर नजर रखना रहता है। और जब भी ग्रैंडपा अपने घर से बाहर चला जाता है, और उनमें से एक बंदा कहता है, वो बुढ़ा घर से बाहर चला गया, चलो अब हम चलते हैं उस घर को तलाश लेने के लिए। और वो तीनों के तीनों घर की ओर बढ़ जाता है, और जाके घर के दरवाजे को लात मार के ढाम करके तोड़ देता है, जो देखकर टोंग टोंग और लिन फैन बहुत ज्यादा हैरान होता है। और वो दोनों बहुत ज्यादा चौंक जाता है और पूछता है, आप लोग कौन हो? लेकिन वो तीनों उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता, और आकर घर की तलाश लेना शुरू कर देता है, और सभी लोगों को सभी चीजों को तोड़कर इधर उधर फेंकने लग जाता है। जो देखकर लिन फैन कहता है, तुम ग्रैंडपा की चीजों को हाल लगाना बंद करो। और वो सारे के सारे घोस्ट मास्टर पूरे घर को ढूंढ लेता है, और वो सिर्फ आखिरी बैग मिलता है, जिसे भी ढूंढता है तो उसमें कुछ ज्यादा पैसे नहीं रहता। जो देखकर उस तीनों के तीनों थोड़ा निराश हो जाता है। फिर इसके बाद उन तीनों में से एक बंदा आकर टोंग टोंग को बालों से पकड़ लेता है, और पकड़ कर कहता है, हम इस लड़की को बेच सकते हैं, इसे ले जाकर साउथ के उस प्राइवेट फैक्ट्री में बेच सकते हैं। वहाँ पर अगर हम इसे बेचने के लिए जाएंगे तो लगभग हमें 1000 क्रेडिट पॉइंट तो मिल ही जाएंगे। और ये कहकर वो टोंग टोंग को उठाकर ले जाने लग जाता है, लेकिन लिन फैन वहाँ पर आकर उसे हाथ को काट लेता है और कहता है कि इसे छोड़ दो। ये देखकर वो बंदा बहुत गुस्से में आ जाता है, और लिन फैन को अपने हाथ से धकेलते हुए उसे पीछे गिरा देता है। और वो सारे के सारे बंदे टोंग टोंग को उठाकर वहाँ से ले जाने लग जाता है, और पीछे से चोट लगने के कारण लिन फैन की भी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि ग्रैंडपा और लिन फैन मिलकर टोंग टोंग को कैसे बचाता है, या फिर बचा भी पाता है या फिर नहीं। जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स।
तो एपिसोड 39 का शुरुआत वही से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के अंत में हम लोगों ने देखा था कि वो तीनों के तीनों घोस्टबस्टर टोंग टोंग को उठा के ले जाते हैं उसे बेचने के लिए। वहीं पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडपा घर पहुंच चुका रहता है और घर पहुंच के लिन फैन की चोट में पट्टी करा रहता है। वहीं पर लिन फैन दुखी होकर रोते रोते ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा ये सब मेरी गलती है, मैं ही टोंग टोंग को नहीं बचा पाया, अब टोंग टोंग मर जाएगी ना। ये सुनकर ग्रैंडपा कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम जल्दी जाके टोंग टोंग को बचा लेंगे। और तुमने कुछ देर पहले क्या कहा था, तुमने क्या सही से सुना था? ये सुनकर लिन फैन अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहता है, हाँ मैंने सही सुना था। मैंने सुना कि वो लोग कह रहे थे किसी फैक्ट्री के बारे में जो कि साउथ साइड में है। और इसके कुछ देर बाद उसी साउथ साइड के फैक्ट्री वाले इलाका का सीन दिखा जाता है जहाँ पर लिन फैन और ग्रैंडपा पहुंच चुका रहता है। वहीं पर ग्रैंडपा लिन फैन को समझाते हुए कहता है, लिन फैन तुम्हें उस वेंटिलेशन से अंदर जाना है और जाकर देख के आना है कि अंदर क्या चल रहा है। तुम्हें बस देख के वहाँ से जल्दी से वापस चले आना है। तुम्हें टॉर्च अपने पास रखो और बाहर अभी उजाला है, तुम उसी वेंटिलेशन से ही जा सकते हो। अगर तुम किसी और साइड से जाओगे तो तुम्हें लोग पकड़ लेंगे। ये सुनकर लिन फैन कहता है, हाँ ठीक है, मैं जल्दी से जाकर वापस आ जाऊंगा। और ये कहकर लिन फैन उस वेंटिलेशन के अंदर घुस जाता है। और इसके बाद लिन फैन अपने हाथ में टॉर्च पकड़कर सामने की तरफ उजाला करते हुए उसी वेंटिलेशन के अंदर रेंगते हुए आगे बढ़ा रहता है। तभी उसकी नजर वेंटिलेशन में लगी हुई जालियों में पड़ती है जहाँ पर वो नीचे की ओर देखता है तो नीचे टोंग टोंग को कुछ लोग पकड़ी हुई रहती है जो कि उसे ले जाकर एक बेड में लेटा देता है। और उनमें से एक बंदा नर्स से कहता है, जल्दी करो, इसे जल्दी से इंजेक्शन दो, इंजेक्शन देके इसे बेहोश कर दो। ये दिखने में सिर्फ छोटी है लेकिन इसमें ताकत बहुत है। वहीं पर दूसरी तरफ लिन फैन अभी भी उस वेंटिलेशन से टोंग टोंग को देख ही रहता है। और तभी लिन फैन के हाथ से उसकी खंजर नीचे गिर जाता है और नीचे गिरकर आके बेड में गिरता है, जो देखकर सभी लोग हैरान होता है। उनमें से एक बंदा कहता है, ऊपर की ओर देखकर वो नर्स कहती है, लगता है कि उस वेंटिलेशन के अंदर कोई है। दूसरा कहता है, हाँ हाँ लगता है कोई है, जल्दी से बॉस को इन्फॉर्म करो, जल्दी से बॉस को यहाँ पे बुलाओ। वहीं पर दूसरी तरफ लिन फैन उस वेंटिलेशन के अंदर से ये सब सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो मन ही मन सोचता है, मैं तो पकड़ा गया, शिट यार, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो ये सब मुझे पकड़ लेंगे। और ये सोचकर वो वहाँ से भागने ही बना रहता है कि तभी कोई वहाँ पर आ जाता है अपने हाथ में एक लॉन्चर जैसा कोई चीज लाकर, जिसमें से एक हाथ के जैसा पंजे जैसा बना हुआ चीज निकलकर उस वेंटिलेशन की ओर जाता है और वेंटिलेशन को तोड़कर बीच से फाड़ देता है। और लिन फैन उससे नीचे ढाम करके नीचे गिर जाता है और नीचे दुआ ही दुआ हो जाता है। और लिन फैन अपने सर को पकड़कर सोचता है ये कौन सी जगह है। और वो सामने की ओर देखता है तो सामने को देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसके सामने बहुत सारी औरतें बिस्तर में लेटी हुई रहती है और सारे के सारे औरतें प्रेग्नेंट रहती है। वहीं पर कुछ देर बाद एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि शायद से इन सभी का बॉस है। वो एक नर्स के साथ फ्लर्ट करते हुए कहता है, क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी, क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर वो लड़की कुछ भी नहीं कहती। वहीं पर एक बंदा वहाँ से जल्दी जल्दी में आकर कहता है, ब्रदर हमने एक बंदे को पकड़ लिया है, वो एक बच्चा है, शायद से वो कोई जासूस है। और ये सुनकर वो भी उसके ओर जाते हुए उस लिन फैन की ओर पहुंच जाता है जहाँ पर पहुंच के वो कहता है, मैं भी तो देखो कि किसमें इतना हिम्मत आ गया हो, यहाँ पे छुप छुप के हम पे जासूसी कर रहा है। और लिन फैन उसकी आवाज सुनकर उसकी ओर देखता है और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सामने की ओर देखते हुए कहता है, मॉम डैड। वहीं पर लिन फैन की मॉम भी हैरान हो जाती है लिन फैन को वहाँ पर देखकर। वहीं पर बाहर से ग्रैंडपा को अपने अंदर से बहुत बुरी फीलिंग आती है और वो मन ही मन सोचता है, लगता है कुछ अंदर गलत हुआ है, लिन फैन अभी तक वापस क्यों नहीं आया। वहीं पर दूसरी तरफ अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारे के सारे लोग लिन फैन को पकड़कर उसको घुटनों में बैठा देता है। और लिन फैन अपनी मॉम डैड की ओर गुस्से से देखा रहता है और उससे कहता है, मॉम डैड आप ये सब क्या कर रहे हैं। वहीं पर ये सुनकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो कहती है, लिन फैन तुम यहाँ पर क्यों हो। लेकिन उसकी डैड तो और भी ज्यादा कमी रहता है और लिन फैन को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है और कहता है, तुम हमें डैड क्यों बुला रहे हो, हम तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है और मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। और तभी उस कमरे का दीवार ढाम करके टूटता है और अंदर से ग्रैंडपा अपने हाथ में एक क्रॉसबो पकड़े हुए अंदर आ जाता है और अंदर आते हुए कहता है, तुम लोग एक बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो, जल्दी से उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं ये एरो तुम पर फायर कर दूंगा। और लिन फैन भी ग्रैंडपा को देखकर कहता है, ग्रैंडपा ये लोग किडनैपर्स है, इन्होंने ही टोंग टोंग को किडनैप किया है। ये सुनकर उनमें से एक बंदा जो कि लिन फैन का डैड है वो सामने की ओर ग्रैंडपा की ओर देखते हुए कहता है, तुम कौन हो। ये सुनकर ग्रैंडपा गुस्से से कहता है, तुम किडनैपर्स, मेरी बच्ची को मुझे वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम पे ये क्रॉसबो से फायर कर दूंगा। ग्रैंडपा की बात सुनकर लिन फैन के डैड ग्रैंडपा की ओर गन तानते हुए इविल सा स्माइल देते हुए कहता है, ओ तो तुम उस छोटी बच्ची की बात कर रहे हो, वो छोटी बच्ची तो मैंने खरीदा है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैंने उसे पैसे देकर किसी से खरीदा है और कुछ भी नहीं। तुम सपने देखना बंद करो कि तुम उसे मुझसे दूर ले जा पाओगे। ये सुनकर लिन फैन के डैड के साथ ही बाकी सारे लोग भी ग्रैंडपा के ऊपर गन से फायर करना शुरू कर देता है और ग्रैंडपा भी जवाब में उन क्रॉसबो से फायर कर देता है। और फायर करते हुए लिन फैन से कहता है, लिन फैन जल्दी से टोंग टोंग को लो और यहाँ से भाग जाओ। वहीं पर ग्रैंडपा की बात सुनकर लिन फैन टोंग टोंग की ओर देखता है लेकिन टोंग टोंग तो पहले से ही सीढ़ियों से छत की ओर भागा रहता है, जो देखकर लिन फैन भी टोंग टोंग को बुलाते हुए उसके पीछे पीछे भाग जाता है। और ये देखकर कोई और बंदा कहता है, बॉस वो दोनों बच्चे तो छत की ओर भाग रहे हैं, अब हम क्या करें। ये सुनकर उनका बॉस यानी कि लिन फैन का डैड कहता है, जाओ तुम लोग भी उनका पीछा करो। और वहीं पर लिन फैन और टोंग टोंग तेजी से भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर की ओर जा रहा रहता है और बाकी सारे गुंडे भी उनकी ओर भागते हुए आकर गुंडे वाले स्टाइल में कहता है, बच्चों हम कुछ नहीं करेंगे, रुक जाओ, हम तुम्हारी कुछ नहीं करेंगे, हम तो तुम्हारे अंकल जैसे हैं, रुक जाओ। और इसके बाद लिन फैन और टोंग टोंग सीढ़ियों से भागते हुए छत के दरवाजे को खोलकर छत में पहुंच जाता है और छत में पहुंचकर उसे भागने के लिए आगे और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, जो देखकर टोंग टोंग कहती है,
लिनफेन, अब हम क्या करें? आगे तो और कोई रास्ता नहीं है। ये सुनकर लिनफेन भी कुछ नहीं कह पाता और पीछे से वो तीनों के तीनों गुंडे आ जाता है और आकर कहता है, तुम तीनों को अभी हार मान लेना चाहिए, तुम यहाँ से नहीं भाग सकते, यहाँ से जाने के लिए आगे और कोई रास्ता नहीं है। ये सुनकर लिनफेन टोंग टोंग को पीछे हटाते हुए कहता है, हम क्यों हार मान ले, ग्रैंडपा हमें बचाएगी। ये सुनकर वहाँ पर लिनफेन का डैड पहुंच जाता है और ग्रैंडपा को घुटने में बैठ जाता है और कहता है कि तुम इस बुढ़ाओ की बात कर रहे हो, ये बुढ़ा तो बहुत ज्यादा कमजोर है। और वहीं पर ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जो कि बहुत चोटिल होता है, उसे बहुत ज्यादा चोट लगा हुआ रहता है, जो देखकर टोंग टोंग और लिनफेन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और टोंग टोंग ग्रैंडपा के नाम पुकार कर अपने मुंह पे हाथ रख लेती है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वहीं पर ग्रैंडपा लिनफेन के डैड के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज उन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, तुम जितना पैसा मांगोगे मैं उतना देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर लिनफेन का डैड ग्रैंडपा के चेहरे पे लात मारते हुए कहता है, तुम जैसे गरीब और कमजोर लोगों से पैसा कौन चाहता है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर बच्चों का जन्म देना चाहता हूँ, जिनमें से कोई एक अगर फिजिक्स बॉडी निकल गया तो तुम जैसे लोगों की जान का कीमत इसके सामने कुछ भी नहीं। और ये कहकर लिनफेन का डैड लिनफेन और टोंग टोंग की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहता है, ऑलराइट, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम दोनों को कोई भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, यहाँ पर आ जाओ। ये सुनकर लिनफेन और टोंग टोंग धीरे धीरे पीछे बढ़ने लग जाता है, जो देखकर लिनफेन का डैड घबरा जाता है और वो कहता है, पीछे सद है, तुम लोग वहाँ से गिर जाओगे, पीछे मत बढ़ना। और तभी ग्रैंडपा को मौका पाकर लिनफेन के डैड के हाथ से गन छीनने लग जाता है, लेकिन वो गन छीन नहीं पाता, इसलिए वो लिनफेन के डैड के ऊपर हमला कर देता है और ग्रैंडपा का नाखून जाके लिनफेन के डैड के गाल पे लगता है और उसके गाल से खून निकलने लग जाता है, जो देखकर लिनफेन का डैड गुस्से में आकर ग्रैंडपा को एक जोरदार लात मार देता है और ग्रैंडपा जाकर छत के किनारे पे छत की दीवार को तोड़ते हुए छत के किनारे पे जाकर गिरता है, जो देखकर टोंग टोंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और ग्रैंडपा की ओर तेजी से भागने लग जाता है। वहीं पर लिनफेन का डैड अपनी चोट को देखकर अपने चोट पे हाथ रखते हुए सामने की ओर ग्रैंडपा को गाली देते हुए सामने की ओर एक गोली फायर कर देता है, लेकिन उसी सेम टाइम में टोंग टोंग भी ग्रैंडपा के पास पहुंच जाता है और वो गोली जाके टोंग टोंग के सीने के आर पार हो जाता है और साथ ही गोली की फोर्स की वजह से टोंग टोंग और ग्रैंडपा सबसे नीचे गिर जाता है, जो देखकर लिनफेन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और साथ ही उसकी डैड भी घबरा जाता है क्योंकि उसके साथ टोंग टोंग भी नीचे गिरी हुई रहती है और वो सारे के सारे भागकर छत के किनारे पे पहुंच जाता है और जहाँ पर वो नीचे लिनफेन देखता है तो वहाँ पर टोंग टोंग और ग्रैंडपा नीचे गिरकर उनकी मौत हो चुकी रहती है और पीछे से ये देखकर लिनफेन का डैड गुस्से से कहता है, मेरा तो पैसा वेस्ट हो गया। और दूसरा बंदा लिनफेन की ओर इशारा करते हुए कहता है, बॉस अब हम इस बच्चे का क्या करें, क्या हम इसे मार दे। वहीं पर लिनफेन का मॉम भी रहता है और भले ही वो कितनी ही बुरी हो लेकिन वो उसकी मॉम तो है ना, इसलिए लिनफेन की मॉम के दिल में उसके लिए कुछ ममता जग जाती है और वो लिनफेन की डैड से कहती है, देखिए इसे मारने की कोई जरूरत नहीं, ये अपने आप ही मर जाएगा, इसके पास तो अब कोई सहारा भी नहीं, ये जल्दी ही मर जाएगा। और वहीं पर लिनफेन बहुत ही दुखी होता है, वो सदमे में छत के किनारे बैठा हुआ रहता है और वो जोर जोर से रोने लग जाता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और 40 का शुरुआत कुछ दिन बाद से होता है, जहाँ पर लिनफेन अपने लाइफ के बारे में बताते हुए कहता है, उस दिन के बाद टोंग टोंग की मौत हो गई और ग्रैंडपा बच गई, लेकिन ग्रैंडपा वहाँ से बचने के बाद भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई। उन्होंने बहुत सारे लोगों से मदद मांगा लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं किया, सभी ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और साथ ही वो सारे के सारे लोग ग्रैंडपा को ये भी कहने लगे, तुम लोग तो मर नहीं पा रहे थे लेकिन उन लोगों ने तुम्हें नहीं मारा, तुम तो खुश नसीब हो, तुम्हें तो खुशी मनाना चाहिए कि उन लोगों ने तुम्हें नहीं मारा और तुम अभी भी जिंदा हो। और इसके बाद लिनफेन आगे कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे जिन पेरेंट्स ने जन्म दिया क्या ये उनकी गलती है या फिर ये मेरी ही गलती है जो कि मैं इतना कमजोर बना। और उस दिन के बाद मुझे फाइनली ये रियलाइज हो गया कि इंसानों का दिल उन बाहर घूमते हुए गोस्ट स्पिरिट से भी, उन सारे के सारे इविल गोस्ट स्पिरिट से भी ज्यादा घटिया है। और उस दिन के बाद से ग्रैंडपा बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी और ऐसे रहते रहते ही वो एक दिन मौत के आगोश में चले गए। ग्रैंडपा के मर जाने के बाद से मैं पूरी तरह से अकेला पड़ गया, अब मेरे पास अपने रिश्तेदार के नाम पे कोई भी नहीं था, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं जाके एक अनाथालय में रहूंगा, अकेले रहने से तो ये अच्छा ही है। लेकिन मैंने वहाँ पर जाने के बाद भी किसी से ना ही दोस्ती किया और ना ही किसी पर भरोसा किया, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य था, मुझे एक बहुत ही ताकतवर घोस्टमास्टर बनना है और ऐसा एक घोस्टमास्टर बनना है जो कि इस दुनिया के सारे घोस्टमास्टर से सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। और भले ही मैं घोस्टमास्टर नाम से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ लेकिन मुझे घोस्टमास्टर ही बनना था, क्योंकि समाज में घोस्टमास्टर का ही इज्जत किया जाता है। और इसके बाद सीन प्रेजेंट पे आ जाता है, जहाँ पर लिनफेन का ध्यान सामने बैठी हुई औरत की आवाज सुनकर होती है, जहाँ पर औरत लिनफेन की ओर देखकर घबराते हुए कहती है, लॉर्ड आप जरूर एक घोस्टमास्टर रहेंगे, प्लीज हमें बचा लीजिए। वहीं पर लिनफेन अपनी मॉम की बात सुनकर मनी मन सोचता है, मैंने जैसा उम्मीद किया था ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाई, जो भी हो 8 साल गुजर गया है, लेकिन 8 साल पहले ये मुझे कोई इंसान ही नहीं समझता था, लेकिन ये मुझे अब एक लॉर्ड कह रहा है। और लिनफेन की मॉम आगे कहती है, प्लीज हमें बचा लीजिए, हमारे ऊपर बहुत सारे इविल गोस्ट स्पिरिट ने हमला कर दिया था और मैं जैसे जैसे वहाँ से बचते बचते आकर यहाँ पर इस बच्चे के साथ छुप गई थी। ये सुनकर लिनफेन कोल्ड लुक देते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारी हस्बैंड कहाँ पर है। ये सुनकर लिनफेन की मॉम सैड होते हुए कहती है, मेरी हस्बैंड जब हमारे ऊपर बहुत सारे इविल गोस्ट स्पिरिट ने हमला कर दिया था तब मेरी हस्बैंड ने मुझे अकेला छोड़ के ही भाग गया। ये सुनकर लिनफेन मनी मन सोचता है, मुझे उससे और कोई उम्मीद ही नहीं थी, वो इसके अलावा और क्या ही कर सकता है। और इसके बाद लिनफेन उस छोटे से बच्चे की ओर देखकर मनी मन सोचता है, शायद से इस बच्चे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होगा, इसीलिए
इसीलिए तो ये दोनों इसे अपने साथ रखा हुआ है, लेकिन मुसीबत के टाइम में वो इसे भी छोड़ के भाग गया। लेकिन अगर मैं इसे नहीं बचाया तो ये बिल्कुल मेरी तरह ही एक अनाथ बन जाएगी और मैंने अपनी ज़िंदगी में जो जो सहा है इसे भी वही सहना पड़ेगा, ये वही एक्सपीरियंस करेंगी। तो फिर मुझे इसे बचाना चाहिए या फिर नहीं? लिन फैन ऐसा सोच रहा था कि तभी उसके घोस्ट आइडेंटिटी टोकन से आवाज आता है। लिन फैन, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रहा है? अगर तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रहा है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने तुम्हारे लिए एक पेट्रोलिंग टीम को भेजा है जो कि जल्दी तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। तुम्हें उनके साथ मिलकर जहाँ पर तुम अभी हो उस जगह पे जो भी लोग फंसे हुए हैं उन सभी को बचाना है। लिन फैन ने सब सुनकर जवाब में कहता है, हाँ मैं समझ गया, मैं अभी सेंट्रल शॉपिंग मॉल के पीछे वाले दरवाजे में हूँ। और इसके बाद लिन फैन पीछे मुड़ के वो औरत यानी कि अपनी मॉम की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मेरे साथ आइए। ये सुनकर उसकी मॉम की आंखों में आंसू आ जाता है और वो लिन फैन की शुक्रिया करते हुए कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आपने हमें बताने का सोचा। और वहीं पर कुछ देर बाद पेट्रोलिंग टीम भी पहुंच जाता है और लिन फैन अपने मॉम को अपने पेट में उठाते हुए ही बाहर निकल आता है क्योंकि उसके मॉम के पैर में चोट लगा हुआ रहता है। और लिन फैन बाहर आते हुए उन घोस्ट मास्टर से कहता है, तुम पहले इन दोनों को अपने कार में बैठाओ, मुझे कुछ और लोगों को भी बताने के लिए जाना है, उसके बाद ही मैं तुम लोगों से वापस जाके मिलूंगा। और इसके बाद लिन फैन अपनी मॉम को उस कार में बैठा कर वहाँ से जाना ही बता रहता है। तभी उसकी मॉम लिन फैन को पीछे से पुकारते हुए कहती है, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी पति इसी शॉपिंग मॉल के थर्ड फ्लोर में हमसे अलग हो गया था, मुझे लगता है कि वो अभी तक जिंदा है, मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि प्लीज जाके उसे बचा लीजिए। और एक कहकर लिन फैन की मॉम रोने लग जाती है। वहीं पर लिन फैन अपनी मॉम के मुंह से उस बंदे की जिक्र दोबारा सुनकर उसे टोंग टोंग की याद आ जाता है और वो मनी मन टोंग टोंग के बारे में सोचने लग जाता है। लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए ही अपने मॉम से पूछता है, लेकिन उसने तो आप दोनों को मुसीबत के टाइम पे ही अकेला छोड़ दिया, फिर भी आप उसे क्यों बचाना चाहते हैं? ये सुनकर लिन फैन की मॉम लिन फैन के हाथ पकड़ते हुए कहती है, प्लीज आप मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने पहले कितनी गलतियां की थी, लेकिन अभी तक वो हमारा फैमिली ही तो है। और यही पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगला सीन कुछ देर बाद का होता है जहाँ पर लिन फैन उस जगह पे पहुंच चुका रहता है जहाँ पर लिन फैन की तीनों के तीनों क्लासमेट छुपा हुआ था। वहाँ पर पहुंचकर लिन फैन को बस एक कम्युनिकेशन डिवाइस मिलता है जिसे वो हाथ में उठाते हुए मन ही मन सोचता है, ये तो बैंक का कम्युनिकेशन डिवाइस है, कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया, मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूँ वो सारे के सारे लोग यहाँ से सही सलामत भागने में सक्सेसफुल रहे होंगे। और इसके बाद लिन फैन वो शॉपिंग मॉल के सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाते हुए जोआना और टॉम टॉम से कहता है, तुम दोनों यहीं पे रुको, मैं ऊपर से चेक करके आता हूँ कि ऊपर को ये भी या फिर नहीं। और इसके बाद लिन फैन कुछ देर बाद उस शॉपिंग मॉल के बीचों बीच पहुंच जाता है जहाँ पर पहुंचकर वो ऊपर की ओर देखता है तो ऊपर से किसी की लड़ने की और कुछ गोलियों की आवाज भी आती है। जो सुनकर लिन फैन मनी मन सोचता है, क्या वो सारे के सारे लोग ऊपर हो सकता है? वहीं पर उस शॉपिंग मॉल का छत का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन फैन के डैड को बहुत सारे इविल गोट स्पिरिट ने घेर के रखा हुआ रहता है और लिन फैन का डैड अपने हाथ में पकड़ी हुई गन से सारे के सारे गोट स्पिरिट के ऊपर गोलियां चला रहता है, जो सारे के सारे गोलियां गोल्ड से बना हुआ रहता है। और वो उन पर गोलियां चलाते हुए कहता है, तुम लोग मुझसे दूर रहो, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। तभी एक स्नेल वाला गोट स्पिरिट लिन फैन के डैड के बॉडी में एंटर करना शुरू कर देता है, जो देखकर लिन फैन का डैड चिल्लाते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो, मेरे बॉडी में एंटर करना बंद करो। वहीं पर लिन फैन ये सोचकर भागकर छत में पहुंच जाता है कि शायद से उसका दोस्त भी छत में होगा, लेकिन छत में पहुंचकर निराश हो जाता है क्योंकि उसके सामने उसका डैड पड़ा हुआ रहता है और जिसके बॉडी को कोई घोस्ट स्पिरिट पोजेस करा लेता है। जो देखकर लिन फैन कुछ भी नहीं बोल पाता और वहीं पर रुक जाता है और उसका डैड लिन फैन से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, ब्रदर प्लीज मुझे बचा लो, अगर तुम मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे क्रेडिट पॉइंट्स और बहुत ज्यादा गोल्ड है, अगर तुम मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। लेकिन लिन फैन का डैड लिन फैन को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाता। वहीं पर लिन फैन अपने सामने की ओर देखकर शांति रहता है और वो मनी मन सोचता है, ये तो वही है। वहीं पर लिन फैन का डैड नीचे गिर जाता है और गिरते हुए भी लिन फैन से कहता है, तुम्हें मैं अंडरग्राउंड में सारे के सारे घोस्ट पोस्ट के साथ घूमने के लिए मौका दे सकता हूँ और साथ ही तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें लड़कियाँ, गाड़ी, बंगला, पैसा और सब कुछ दे सकता हूँ, बस तुम मुझे बचा लो, मुझे अभी के लिए ही तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर लिन फैन को अपने डैड के ऊपर घिन आता है और वो मनी मन सोचता है, ये अभी भी मरते समय भी यही सोच रहा है, इसके पूरे की पूरे बॉडी को एक इविल गोट स्पिरिट पोजेस कर रहा है, ये कुछ देर में ही मरने वाला है, फिर भी इसके दिमाग में सिर्फ पैसा और ताकत का ही भूत सवार है। वहीं पर लिन फैन का डैड अभी भी उन घोस्ट स्पिरिट से लड़ते हुए ही लिन फैन से कहता है, ब्रदर जल्दी करो, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मुझे ये घोस्ट स्पिरिट पोजेस कर लेगा। तुम्हें पता है कि मैंने लियो सिटी के लिए कितने सारे घोस्ट स्पिरिट दिया है। तभी लिन फैन के डैड को अपने हाथ में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है और वो अपने हाथ की ओर देखता है तो लिन फैन के डैड का हाथ धीरे धीरे पिघलता रहता है, जो देखकर लिन फैन के डैड का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने हाथ की ओर देखते हुए सोचता है, अरे यार ये मेरे हाथ को क्या हो रहा है, मेरा हाथ ऐसे क्यों पिघल रहा है। और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो लिन फैन की ओर देखते हुए लिन फैन से कहता है, मैं तो मरने ही वाला हूँ, अब तुम मेरे साथ ही मरोगे। और वो लिन फैन की ओर गोली चला देता है। तो आगे क्या होगा, क्या लिन फैन को वो गोली लग जाएगी या फिर नहीं, जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाला एपिसोड। एपिसोड 41। इस एपिसोड का शुरुआत तो इसी होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के अंत में हम लोगों ने देखा था कि लिन फैन के डैड के पूरे बॉडी को एक इविल घोस्ट स्पिरिट ने पोजेस कर लिया था, जिस वजह से लिन फैन का डैड का हाथ धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है, जो देखकर लिन फैन का डैड बहुत ज्यादा घबरा जाता है और लिन फैन से मदद भी मांगता है, लेकिन लिन फैन उसकी कोई भी मदद नहीं करता, जिस वजह से लिन फैन का डैड का दिमाग खराब हो जाता है और वो लिन फैन के ऊपर गोली चलाते हुए कहता है,
अब तो मैं जरूर ही मरने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें भी मैं अपने साथ ही ले जाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ लिनफेन को कोई भी गोली नहीं लगता और सारे के सारे इविल घोस्ट स्पिरिट मिलकर लिनफेन के डैड को उस बिल्डिंग से नीचे कर देता है और नीचे गिरते साथ ही लिनफेन के डैड का मौत वहीं पर हो जाता है। और इसके बाद लिनफेन अपना मुंह मोड़ लेता है और वहां से जाते हुए मन ही मन सोचता है ये बंदा यही डिजर्व करता था और यहीं पर से शिफ्ट होता है। और अगला सीन यूनिवर्सिटी के ईस्ट एग्जिट से शुरू होता है, जहाँ पर दो स्कूल बस एक टनल को क्रॉस करने वाला रहता है। तभी सामने वाले स्कूल बस में एक जोरदार धमाका होता है और धमाके के साथ ही उसमें आग भी लग जाता है, जो देखकर पीछे वाले बस में बैठे हुए सारे के सारे लोग पैनिक करने लग जाता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वहीं पर एक बंदा ड्राइवर से कहता है क्लास 1 का स्कूल बस में तो धमाका हो चुका है, हम कुछ ज्यादा ही पास है, जल्दी से कार मोड़ लो वरना हमारी टक्कर हो जाएगी। और ड्राइवर सुनते ही अपना कार का डायरेक्शन मोड़ देता है और ब्लास्ट हुई पर ही उस कार के बिल्कुल ही करीब से जाता है और वहाँ पर ब्रिज भी रहता है, जिस वजह से वो बस ब्रिज से भी टकरा जाता है। लेकिन बस ड्राइवर जैसे तैसे उस कार को कंट्रोल करते हुए उस फटी भरी हुई कार से आगे बढ़ जाता है और उस कार के ऊपर पता नहीं कहाँ से एक घोस्ट मास्टर भी रहता है और वो धीरे से कहता है बच गया, ये तो बहुत ही करीबी मामला था, अगर थोड़ा इधर उधर हो जाता तो हम सीधे इस ब्रिज से नीचे गिर जाते। वहीं पर वो घोस्ट मास्टर ये सोचकर खुश हो ही रहा था कि वो सभी उस बस से टकराने से बच गए, पर तभी उस बस के जो आग लेता है उनमें से आग वाला घोस्ट स्पिरिट बाहर निकल आता है और उनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, जो देखकर वो घोस्ट मास्टर अपना भी घोस्ट स्पिरिट निकाल देता है जिसका नाम जीनू रहता है और उसे ऑर्डर देते हुए कहता है जीनू जल्दी करो, इस घोस्ट स्पिरिट को यहाँ आने से रोको, उसे यहाँ बिल्कुल भी मत आने देना और उससे जाके लड़ो। वहीं पर दूसरी तरफ उस कार का अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे के सारे बच्चे बहुत ज्यादा घबराए हुए रहती है। वहीं पर उन सबका टीचर उन्हें शांत करते हुए कहती है तुम लोग शांत हो जाओ, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम जल्दी रेजिडेंस एरिया में पहुंच जाएंगे, वहाँ पर पहुंचते ही कोई ना कोई हमें बताने के लिए जरूरी आ जाएगा। और इसके बाद वो सारे के सारे लोग कुछ देर बाद रेजिडेंस एरिया में पहुंच जाता है, लेकिन रेजिडेंस एरिया में पहुंचकर देखता है कि रेजिडेंस एरिया का भी हालत खराब हुआ रहता है, वहाँ पर हर जगह पर आग लगा हुआ रहता है और बहुत सारे मॉन्स्टर घूम रहा रहता है। और सामने की ओर देखता है तो सामने से बहुत सारे मॉन्स्टर, बहुत सारे घोस्ट मास्टर और बच्चों का पीछा करा रहता है। उनमें से दो लोग लिनफेन का क्लासमेट भी रहता है, जो वही लड़की और लड़का रहता है, वो दोनों के पीछे भी बहुत सारे घोस्ट स्पिरिट पड़ा हुआ रहता है और सारे के सारे लोग चिल्लाते हुए कहता है जल्दी से यहाँ से भागो, नहीं तो हम सबकी ये पपीता बना देंगे, ये सारे के सारे इविल घोस्ट स्पिरिट हमें मार देगा। वहीं पर बैंग भी उन इविल घोस्ट स्पिरिट के आगे आगे भागते हुए उस लड़की से कहता है हम तो वहाँ से जैसे तैसे भागकर यहाँ पर आ गए, लेकिन पता चला कि यहाँ पर भी बहुत सारे इविल घोस्ट स्पिरिट है, हमें ये बताओ तो हम वहाँ से यहाँ पर भाग के कभी नहीं आते। वहीं पर कुछ घोस्ट मास्टर्स अपने अपने घोस्ट स्पिरिट को निकालकर उन सारे इविल घोस्ट स्पिरिट का सामना करने का कोशिश भी करता है, लेकिन वो सारे के सारे इविल घोस्ट स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है, इसलिए वो सारे के सारे घोस्ट मास्टर उनके सामने टिक ही नहीं पाता और वो सब वहाँ से फिर से भागने लग जाता है और चिल्लाते हुए वहाँ से उनसे भागने लग जाता है। पर तभी एक घोस्ट मास्टर का नजर सामने आए हुए बस के ऊपर पड़ता है और वो सारे के सारे बंदों से कहता है जल्दी करो, वो सामने की बस दिख रहा है उस पर जाकर चढ़ जाओ, अगर हम उस बस की मदद से यहाँ से निकल तो हम जरूर ही बच जाएंगे। और वहीं पर बस का अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वही बंदा ड्राइवर से कहता है जल्दी करो, हम यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, यहाँ से जल्दी वापस चलो। ये सुनकर ड्राइवर कहता है क्या हम यहाँ से वापस चले, लेकिन तुम ये मत कहना कि हमें उसी जगह से वापस जाना पड़ेगा जहाँ से हम यहाँ पर कुछ देर पहले आए थे। उन दोनों के बीच ये सब बातें चली रहा था कि तभी एक स्टूडेंट कहता है टीचर वो बाहर देखिए, बाहर से कुछ यहाँ पर आ रही है। पर तभी बाहर एक जबरदस्त धमाका होता है और एक नाइन टेल जैसे दिखने वाली फॉक्स या फिर कोई बारासिंगा आकर बाहर गिरता है और बाहर जबरदस्त धमाका होता है और सारे के सारे जमीन शटर हो जाता है, जो देखकर बस में बैठी हुई सारे के सारे बंदे लोग कहता है क्या कहीं भूकंप तो नहीं आ गया। पर तभी जमीन भी नीचे की ओर धंसने लग जाता है और साथ ही वो बस भी पूरी तरह से नीचे जाने लग जाता है और साथ ही साथ बस पलटना भी शुरू कर देता है, जो देखकर सभी लोग और भी घबरा जाता है। पर तभी उस बस के पीछे से एक पोर्टल ओपन होता है और पोर्टल के अंदर से एक ट्रेन बाहर निकल आता है और साथ ही टोंग टोंग भी बाहर निकल आती है और आते ही अपनी घोस्ट लाइब्रेरी को ओपन कर देता है, जो देखकर सारे के सारे बाकी छोटे मोटे घोस्ट स्पिरिट उनके ओर हमला करने के लिए आता है। और इसी के साथ ही घोस्ट हॉर्स का पैर भी दिखाया जाता है, जो कि साइने की लिनफेन वहाँ पर पहुंच चुका है और टोंग टोंग भी अपनी घोस्ट स्ट्रेस का इस्तेमाल करते हुए उस इविल घोस्ट स्पिरिट के आंखों में ही अटैक कर देती है और साथ ही जुआनवा भी वहाँ पर पहुंच जाती है और पहुंचते ही अपनी घोस्ट फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उस घोस्ट स्पिरिट का आंखों में ही वार करता है, जिससे वो घोस्ट स्पिरिट कुछ देर के लिए अंधा हो जाता है। और वहीं पर लिनफेन भी पहुंच जाता है अपने घोड़े के साथ और अपनी तलवार में एनर्जी इकट्ठा करते हुए उस इविल घोस्ट स्पिरिट के ऊपर एक जबरदस्त अटैक कर देता है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, बूम। और सारे के सारे लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और उनमें से एक बंदा कहता है क्या ये खत्म हुआ, क्या ये इतने जल्दी मर गया। दूसरा कहता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, आखिर ये कौन। और वहीं पर दूसरी तरफ लिनफेन उस इविल घोस्ट स्पिरिट को मारने के बाद उस घोस्ट स्पिरिट के सर के ऊपर खड़ा हुआ रहता है, जैसे कि वो इस जीत का जश्न मना रहा हो। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है लिनफेन के साथ आगे और कितना ज्यादा एडवेंचर होगा और वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाला एपिसोड्स।